हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रितिज रिकैप। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने उसको इस वीडियो में ऐड कर दिया है। और अगर आपने देख रखा है तो कोई नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका टाइमलाइन सेट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी का एक्सप्लेनेशन, जो कि है असैसिन जिंग के बारे में। तो हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरे रात में भी बच्चे की वजह से पूरी गली में चमक रही होती है। और उस भी कैफ़े में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, और उन्हीं में से दो लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते। तभी उनमें से एक जने का नज़र कैफ़े के कोने में जाता है, जहाँ पर वह असैसिन जिंग को देखता है, जहाँ पर वह हमारे मेन कैरेक्टर शाओवैन को देखता है। तभी उनमें से एक जना कहता है, ये वही लड़का है ना? तो उसमें से दूसरा कहता है, हाँ ये वही लड़का है। कुछ दिन पहले जब मेरे बेटे को कुछ लोग बुली कर रहे थे तो ये वहीं से बगल से ही गुजरा था। तब ये वहीं बगल से गुजरा था। इसने मेरे बेटे की बिल्कुल मदद नहीं की और ना ही यहाँ तक कि पुलिस कॉल तक नहीं किया। तभी उनमें से दूसरा व्यक्ति कहता है कि अच्छा नहीं, मैं इसे जानता हूँ। जब मैं 8 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तब मुझे पता चला यह बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। ये ना ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करता है और ना ही इसकी कोई फैमिली है। यह बहुत ही पिटीफुल है। तभी उनमें से पहला व्यक्ति कहता है, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने काम को मायने ना दे या फिर अपने रास्ते में किसी को बुले होते हुए उसकी मदद ना करे। इन दोनों की बातें शाओवैन बुक पढ़ते हुए सुन लेता है। तभी वहाँ पर किसी भी चीज़ का लफड़ा होने से पहले वहाँ से वह जाने लगता है। जब भी रेस्टोरेंट के बाहर निकलने के लिए गेट खुलता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और वह कहता है, शाओवैन तुम हमेशा तो 11 बजे तक उठते हो, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तभी वह कहता है, मैंने सुना अंदर क्या बातें चल रही थी। मेरी बात मानो, तुम्हें इन सब बातों को अपने दिमाग में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नए लोग हैं, इन लोगों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ बहुत समय पहले से रह रहा हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो तुम्हें इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो शाओवैन उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। वह ओल्ड मैन उसे जाते हुए देखता है। अब वह ओल्ड मैन और कोई नहीं, उस कैफ़े का ऑनर होता है। तभी वह कहता है, वो ओल्ड मैन सोचता है कि एक बेटा जो इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है वह बुरा भी नहीं है। काश इसके पास एक जॉब होता और ये इतना शांत स्वभाव का नहीं होता तो मैं इसे अपने बड़े बच्चे से मिलवाता। तो शाओवैन घर जाके अगर दरवाज़ा खोलता है और शाओवैन घर पहुंचता है, अपने बुक को टेबल पे रखता है और वहाँ टेबल पे रखे हुए कॉफ़ी को पीने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है। वह जैसे ही सामने देखता है वह एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने की खिड़की पे किसी दूसरे व्यक्ति का भी परछाई दिख रहा होता है जो पीछे उसके खड़ा होता है। यह देख के वह झटके से एकदम से पीछे की ओर मुड़ता है और वह देखता है कि सच में उसके पीछे कोई ब्लैक कलर के शर्ट में खड़ा है। वह उसे काफ़ी टाइम से उसे देख ही रहा होता है बिना पल के झपकाए। तो हाँ गाइस, तो ये हमारे स्टोरी का मेन लीड है जाओ शेन, जो कि एक अल्फा है। यह शाओवैन को किडनैप करने आया है। शाओवैन उसे अपने सामने देख के एकदम से सोचता है, ये कौन है और मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और ये मेरे पीछे आया तो मुझे पता क्यों नहीं चला। तभी वह व्यक्ति कहता है, सच में तुमने अपनी शार्पनेस और तुम्हारे आसपास में क्या हो रहा है ये तुमने नोटिस करना बंद कर दिया है, या फिर तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे घर में कोई घुस भी चुका है और कई दिनों से रेगुलरली तुम फॉलो भी किए जा रहे हो। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। मुझे
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ब्रदर जी। तो हाँ, यहाँ पे ये इसको दूसरे नाम से बुलाता है। तो ये शाओवेन भी है और ब्रदर जिंग भी है, ये आगे पता चलेगा हमें ऐसा क्यों। तभी वह कहता है ये किसी के लिए कितना आसान है। अगर कोई तुम पे पीछे से हमला करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल का वाला काम नहीं होगा। तभी शाओवेन ये सोचने लगता है ये कौन है, क्या ये भी मैं जैसे काम करता हूँ ये वैसे ही काम करता है, क्या ये भी एक असैसिन है। और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? 10 साल पहले तो मैं अपने प्रोफेशन से रिटायर हो गया था और मैंने अपने बारे में किसी को बताया भी नहीं था कि मैं कैसा हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो तुम्हें पता कैसे चला? शाओवेन यह सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी वह एकदम से कहता है तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? तभी उधर से जाओसन कहता है मैं यहाँ पे अपने कुछ लोगों के साथ आया हूँ और यहाँ ठहरा हुआ हूँ। और तभी जाओसन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? साल पहले नॉर्थ कोस्ट गैलन वेयर हाउस में तुमने 10 साल पहले वहाँ पे एक किसी बच्चे को बचाया था जिसका नाम जाओसन था। जाओसन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है। तभी इधर से असैसिन जिंग तक चाकू फेंक देता है उसके ऊपर। जो चाकू जाओसन के चेहरे पे एक कट मारते हुए जाके सामने की दीवार पे टकरा जाता है। यह फेंकते हुए वह कहता है तुम यहाँ से शांति से चले जाओ, वरना ये जो चाकू अभी तुमसे बगल से जो गुजरा है वह तुम्हारे आर पार भी गुजर सकता है। तभी जाओसन उसे चढ़ाते हुए कहता है भले ही तुम्हें अपने आसपास क्या हो रहा है ये सब पता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी निशानेबाजी की कला अभी तक वैसी की वैसे ही है। और तभी वह कहते हैं कि 10 साल पहले तुम असैसिन करियर में पूरे टॉप लेवल पे थे, तुम टॉप क्लास के असैसिन थे। अगर तुमने मुझे वहाँ पे नहीं बचाया होता तो तुम अभी यहाँ एक छोटे से शहर में ऐसी छोटी सी लाइफ नहीं जी रहे होते। असैसिन जिंग कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं दूसरा चाकू भी छोड़ दूंगा तुम पे। तभी जाओसन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने मुझे 10 साल पहले बचाया था तो तुम मुझे मारने का तो सोच भी नहीं सकता। तभी असैसिन जिंग दूसरा चाकू हाथ में उठा के निशाने के लिए उसे सही कर ही रहा होता है। तभी उसे अपने नज़रों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जब भी उसके हाथ से मैं पकड़ा हुआ चाकू नीचे गिर के ज़मीन से टकरा जाता है और वह जाके पीछे टेबल से लड़ता है और एकदम से सोचने लगता है ये सब मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि पक्का किसी ने मेरे कॉफ़ी में कुछ मिलाया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तभी उधर से जाओसन आता है और असैसिन जिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि एक टाइम था जब बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी असैसिन जिंग के नाम पे थर-थर काँपते थे। और अब यहाँ असैसिन जिंग एक कप कॉफ़ी से अपने होश गंवा बैठा और वो बेहोश हो गया। तभी असैसिन जिंग अपने आधे होश में जाओसन पे हमला करने की कोशिश करता है तो जाओसन उसके हाथ को पकड़ लेता है और जब ही कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ, पूरे 10 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और तुम मुझे मिल गए। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह मानना पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में पहले दिखाया जाओसन के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर और सबॉर्डिनेट से मिलकर बातें कर रहा था, लेकिन जाओसन कहीं और ही देख रहा होता है। तभी वह अपने फादर को एकदम से कहता है पापा ये छत्ते के ऊपर कौन है? तो जाओसन के फादर एकदम से चौंका देखते हैं और फिर जाओसन को कहते हैं ओह ये असैसिन जिंग है। तभी जाओसन चौंक के कहते हैं जिंग समझ में आता है लेकिन कोई अपने नाम में असैसिन क्यों लगाएगा? तभी उसका फादर कहता है
बेटा जिंग उसका नाम है, लेकिन असैसिन उसका टाइटल है। जिस प्रोफेशन में है उसके लिए उसका वो टाइटल की तरह वर्क करता है। क्रिमिनल्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स या डार्क वेब के बैग में बैठे हुए लोग ये इन सबको पकड़ के मारने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और तभी जाशिन का फादर बोलता है, तुमने इसे बिना कि किसी के नोटिस किए तुमने नोटिस कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड लाइन में जो स्पेशल ब्लड है उसकी कुछ क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी है। अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। और तभी वो फिर कहता है कि जाशिन, अगर हमें फ्यूचर में इस तरह के काम के लिए किसी को हायर करना होगा तो मैं असैसिन जिंग जैसे लोगों को ही हायर करूँगा। तभी जाशिन एकदम से चौंक के कहता है, क्या जिंग हमारे यहाँ काम करते थे? तभी जाशिन का फादर कहता है, हाँ, मैं उसका सबसे लॉयल और बहुत ही पुराना कस्टमर हूँ, उसके सभी कस्टमरों में से भी सबसे ज़्यादा अलग। तभी जाशिन कहता है कि हम असैसिन जिंग को भी इस और फिर नहीं बुला सकते हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। तभी जिंग के फादर थोड़ा उदास हो जाते हैं, कुछ सोचने के बाद बोलते हैं। तभी वह कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि वो ना आए, कि हमारे पास उसे देने के लिए इस बार इनफ मनी नहीं है। तो जाशिन असैसिन जिंग की तरफ देखने लगता है। तभी असैसिन जिंग अपनी नज़रें जाशिन की तरफ करते हैं, तो इतने में जाशिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फादर जाशिन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और अपने पीछे करते हैं और फिर अपनी टोपी निकालकर असैसिन जिंग को देखते हैं। इसे देखकर असैसिन जिंग समझ जाते हैं कि यह कौन है। तभी असैसिन जिंग वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से हट जाता है। यह सब कुछ जाशिन अपने आंखों से देख रहा होता है। जब जाशिन के फादर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि 7 दिन बाद जाशिन को नॉर्थ कोस्ट के वेयर हाउस में ले जाना, जहाँ पे क्रिस्टीन उससे आकर मिलेगी, और अगर इन दिनों में यहाँ की हालात सही रहे तो मैं उसी रात उन लोगों से मिलने वहाँ पे आ जाऊँगा। तभी जाशिन के फादर बोलते हैं, जाशिन, मुझे कुछ काम है तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आसपास ध्यान रखना है और अपनी नज़रें तीखी रखनी है कि अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो एकदम से कुछ पहले अपने आप को बचाओगे, फिर बाद में। तभी वह कहता है कि ये प्रोफेशनल किलर्स अपने जीने के लिए दूसरे लोगों को मारते हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। भले ही असैसिन जिंग उन लोगों में होते हैं जो बुरे लोगों को मारने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई खतरा अलग नहीं होता है, इसमें भी खतरा बराबर ही होता है। फिर जाशिन सोचता है कि जो कुछ भी हो, भले ही असैसिन जिंग किसी को मारते हो या नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि असैसिन जिंग बाकी लोगों से अलग है, वह बिना काम के लोगों को नहीं मारते। तभी नेक्स्ट सीन में बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ पे जाशिन ने वेंशिया को किडनैप करके रखा होता है। तो हाँ गाइस, यहाँ पर वेंशिया असैसिन जिंग ही है। वेंशिया उसका अभी के लिए एस्केप नेम है, मतलब कहे तो दुनिया की नज़रों में बचने के लिए अपना नाम बदल कर वो रह रहा है। जाशिन एकदम से कुछ हलचल नोटिस करता है और एकदम से कहना है, फाइनली तुम जग गए जिंग। तो इधर असैसिन जिंग को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है और वह उठ के बैठता है, और वह जैसे उठ रहा होता है असैसिन जिंग की तरफ आने के लिए, तभी कहता है, लगता है मैंने डोजेज में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। तभी जिंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है और मेरा सर इतना अभी भी क्यों दर्द कर रहा है? और फिर तभी वह पूछता है कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते क्यों आए और अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे जल्दी बताओ। तभी वह एकदम से सीरियस होकर कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जाशिन? तभी जाशिन हंसते हुए रिप्लाई करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे सब कुछ चाहिए, मुझे तुम पूरे चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी वह कहता है, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता कि यह क्यों है, इसके बारे में मैं पिछले 10 सालों से सोच रहा था, सिर्फ खाली सोच रहा था, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल रहा था। तभी वह जिंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले मिलने का सोचा।
और फिर सोचा कि ये आंसर जो मुझे नहीं मिल रहा है क्यों ना मैं तुमसे ही ले लूँ। तुम चाहो तो तुम कह सकते हो कि तुमने मेरे साथ काफ़ी अच्छा किया, मुझे तुमने बचाया, इसके चक्कर में तुम इंजर्ड हो गए, लेकिन मैं इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ परेशान कर रहा हूँ। तुम जो चाहो वह कह सकते हो। अभी वह जिंग के बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इस सब में क्या कर सकता हूँ। फिर वह बेड पे आके बेड के कोने पे बैठता है और अपने फेरोमोन्स को अपने उस रूम में फैलाते हुए कहता है मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे अभी एक अलग तरह का महसूस जो बहुत ही ज्यादा अलग, और मैं भी क्या करूँ। मैं जो पिछले 10 सालों से चाहता था वह बिल्कुल मेरे सामने है और मुझे उसे, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है उसे फिर छूने से डर भी लग रहा है। यह सब बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है, जैसे मैं उसे छूने जाऊंगा कहीं वह टूट जाए या फिर वह मेरे सामने से गायब हो। तो कोई नहीं, मैं उसे नहीं छूऊंगा। तभी वह असेसिन जिंग के और काफी करीब आके बोलता है कि ब्रदर जिंग, तुम्हें पता है कि तुम किसी चीज को इतना ज्यादा चाहने लगो कि फिर वह तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल न रहे, तो इसे क्या कहते हैं। तभी ब्रदर जिंग को अजीब सा महसूस हो रहा था, पूरे बॉडी में कमजोरी फील हो रही थी। तो वह एकदम से सोचता है इतना अजीब तरह का फ्रेग्रेंस जो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग, ये कहाँ से आ रहा है। असेसिन जिंग को अपने आसपास एमिट हो रहे फेरोमोन से अजीब सा लग रहा था। पहले तो वो समझ नहीं आया कि ये फेरोमोन्स आ कहाँ से रहे। फिर उसे रियलाइज हुआ कि जब मैं बेहोश हुआ था तब तो वहाँ पे ऐसा कोई फेरोमोन नहीं था, और अभी है। क्या ये अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है। तभी उसे 10 साल पहले एक पास याद आते हैं जहाँ पे वो जाशन को बचा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक विलन आता है और वह कहता है असेसिन जिंग यहाँ एक छोटे से बच्चे को बचाने आए, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। तभी वह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पीछे छिपने वाला ये अल्फा कैड, इसके पास एक अलग तरह का स्पेशल ब्लड लाइन है जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के ताकत को अपने अंदर समा के रख, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये खुद तुम्हारे लिए एक खतरा बन जाएगा। और यहाँ तक कि एक बीटा जो 70% किसी ओमेगा और अल्फा के इन्फ्लुएंस से भी फर्क नहीं पड़ता, यह उसे भी अपने अंडर सबमिट कर सकता है। उसको भी अपने फेरोमोन से अफेक्ट कर सकता है जैसे कि तुम। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आया है असेसिन जिंग कि अगर यह एक बार ही बड़ा हुआ, डिफ्रेंशिएट हुआ, तो यह अपने फेरोमोन से तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। कि मुझे पहले ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जिसे 10 साल पहले बचाया था जिस बच्चे को, वह अब इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो गाइस, यहाँ पे चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन के लिए अपडेट चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओशिन जिंग के बेड के ऊपर बैठा होता है और एकदम से वो अपने फेरोमोन से रिलीज करने लग जाता है। तभी वह ब्रदर जिंग के गालों को सहलाते हुए कहता है कि ब्रदर जिंग, मेरे फेरोमोन्स काफ़ी अच्छे हैं ना। तभी जिंग अपने हाथों से उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरा नाम वेंजियन है और यहाँ पे कोई भी ब्रदर जिंग नाम का व्यक्ति नहीं है। तभी जाओशिन उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि कोई नहीं, मैं आज से तुम्हें ब्रदर वेन कहूँगा। और फिर वह तभी कहता है कि अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई शिकायत है तो उसे बेझिझक बोल दे, क्योंकि हमारे पास इन सब के लिए उतना टाइम नहीं है। तभी जिंग वहाँ पे एकदम से गुस्सा होकर कहता है कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पकड़ना चाहते हो कि ताकि तुम मुझे अपने कामों में इस्तेमाल कर सको। तुम में और बाकी के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जाओशिन एकदम से सीरियस होकर कहता है कि आप मुझे उन सब लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी दुख की बात है ब्रदर वेन, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उन लोगों से काफ़ी अलग हूँ। फिर वह तभी कहता है मेरे पास ना ही सिर्फ 10 साल आपसे मिलने का ऑब्सेशन है, बल्कि मैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हूँ और मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। तभी जिंग उसे एकदम से चिढ़ाते हुए कहता है कि ओबीडियंट है, ये क्या होता है।
जब मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से चले जाने के लिए, तब तुम कहा था ये ओबीडियंट जाओशन। तभी जिंग मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं कि जो कि तुमने कहा है कि तुम ओबीडियंट हो, तो सबसे पहले अपने फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो और अपनी आंखें भी बंद करो। जाओशन थोड़ा मुस्कुरा के फिर कहता है कि मुझे पता है कि ब्रदर वन आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गेम खेलना। और तभी वह जिंग के पास आके कहता है कि हमारे पास वैसे भी बहुत सारा टाइम है, मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रदर वैन क्या कर सकते हैं। फिर तभी जिंग उसके अपने हाथों से जाओशन के गालों को सहलाने लगता है, और वो जब भी सहला ही रहा होता है तभी जिंग एकदम से उसके गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लेता, इस तरह से जकड़ लेता है जैसे कि वह अभी एक ही झटके में जाओशन को ख़त्म कर देगा। और फिर तभी वह कहता है तुमने इतनी आसानी से मुझे हल्के में ले लिया और कुछ सोचा भी नहीं, क्या होगा अगर मैं तुम्हारा यहीं पे गर्दन तोड़ दूँ तो? तभी जाओशन अपने माथे को जिंग के पास सहलाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे सोच भी नहीं सकते। मैं तो सिर्फ आपको इन सब में देखना चाहता था कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, और इन द एंड मुझे तो पता था कि आप मुझे मार नहीं सकते, तो मैं आपको इस आइडिया से पहले ही पीछा छुड़वाना चाहता था कि फिर मैं आपको यहाँ पे पकड़ के रख सकूं। जिंग ये सब सुन के एकदम से चौंक जाता है। तभी वह एकदम से जाओशन का हाथ पकड़ के मोड़ देता है, जिसमें जाओशन कहता है ब्रदर जिंग आराम से, मेरे हाथों को थोड़ा दर्द हो रहा है। तो जिंग उसके हाथों को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, आगे घूमो और अपनी आंखें बंद करो। तो जाओशन से चिढ़ाते हुए कहता है ऑलराइट मैं भी बंद करता हूँ। तभी जाओशन कहता है आप यहाँ पर कुछ भी कर लो, भले ही कितना भी टाइम बर्बाद कर लो, लेकिन आप यहाँ से भाग नहीं सकते। और तभी वह कहता है कि आपको ये जानना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप मुझसे वेट करवाओगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए फ्यूचर में मुश्किल होने वाला है। काफ़ी समय तक जाओशन अपने आप में बातें करता रहा, और पीछे से कोई रिप्लाई ना आने पे एकदम से वो पीछे मुड़ के देखा और एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि उसके पीछे ब्रदर जिंग तो नहीं था, बस उसके फेरोमोन्स थे वहाँ पे हवा में मिक्स हो रखे थे। तभी वह एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्रदर जिंग नहीं था। तभी वह कहता है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों जानी पहचानी सी फेमिलियर सेंट आ रहा था, रिफ्रेशिंग सेंट आ रहा था। तभी वह कहता है कि ब्रदर जिंग, आपको पता था कि मुझे आपके मूवमेंट से पता चल जाएगा कि आप भाग रहे हो, तो अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ कर दिया ताकि आप यहाँ से भाग सको। लगता है आपको मेरे आसपास रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा होगा ना, कहे तो यहाँ से भागने के लिए। तभी वह कहता है जो कि आप एक बीटा हो, वो भी फेरोमोन्स के साथ। तभी जाओशन कहता है कि जो कि आप एक बीटा हो, वो भी इतने अच्छे फेरोमोन्स के साथ, तो इसका मतलब है कि पक्का आपके पास अपने फेरोमोन्स के सीक्रेट होंगे। तभी एकदम से बाहर से आवाज़ आता है और जाओशन का एक सबॉर्डिनेट आके कहता है कि बॉस, जिंग हम दरवाजे से भाग गया है और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। तभी वह यह सुन के बाहर आता है और बाहर आके एक जने को फ्लोर पर लेटे हुए पर देखता है और कहता है कि अंकल, आप काफ़ी ज़्यादा ही बुढ़े हो गए हो, आपसे एक बेहोशी के हालत में व्यक्ति नहीं संभला कि आप एक आधे बेहोश इंसान को भी नहीं रोक पाए यहाँ पे। तभी उसमें से फ्लोर पे लेटा हुआ इंसान कहता है कि सॉरी बॉस, लेकिन ब्रदर जिंग को यहाँ पे रोक के रखना सच में काफ़ी बड़ी बात है, और इससे भी अलग बात कि वह अपने प्राइम टाइम में एक बहुत ही टॉप लेवल के असैसिन रह चुके हैं। तभी जाओशन उनके टांग खींचते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने डोजेस में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही डोज दे रखा था ब्रदर जिंग को, वरना अभी तो तुम सबके सब यहाँ पे मर चुके होते। फिर जाओशन
का एक सबॉर्डिनेट उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिना पैंट के? क्या काम करने के लिए तुम्हें पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है? ये किस तरीके से तुम काम कर रहे हो? और तुम्हारा पैंट कहाँ है? कहाँ छोड़ के आए तुम अपना पैंट? तभी वह एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्रदर जिंग ने मेरा पैंट और टोपी लेके यहाँ से चला। तभी जाओशन मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे जितने भी असेसिन्स हैं सबको एक साथ करो, हम अभी सब जाएंगे और ब्रदर जिंग को वापस लेके आएंगे। और इधर बड़ी मुश्किल से जिंग वहाँ से जाओशन के रेसिडेंस से निकला है और यहाँ पे बहुत ही जल्दी में अपने घर की ओर भागे जा रहा है। तभी रास्ते में से एक व्यक्ति कहता है कि ज़्याबेर, तुम इस सप्ताह कहाँ थे और इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जाओशन एकदम से सोचता है, जिंग उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए जाता है और सोच रहा होता है कि मैं इतने समय से तो एक छोटे से शहर में रहता हूँ, यहाँ पर जाओशन का विला कौन सा हो सकता है। तभी वह इधर उधर देखता है और उसे सामने एक बहुत ही पुराना विला रेनोवेट किया हुआ दिखता है। तो सोचता है ये हाल ही में ये विला रेनोवेट हुआ है, तो क्या मतलब जाओशन ने ही इसे ख़रीदा है? कि भले ही जाओशन मुझे कितने भी पागलों की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब में जो सबसे बेकार बात है कि मैंने अपने फेरोमोन्स को जाओशन के सामने, जिसकी वजह से उसे पता चल गया है कि मैं एक बीटा हूँ, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल फेरोमोन्स के साथ। तभी एकदम से है जहाँ पे बताया जाता है कि नॉर्मली जो बीटल्स होते हैं उनके ग्लैंड में फेरोमोन्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और काफ़ी सारे केसेस में ये होता है कि उनके चांसेस ही नहीं होते कि वह कभी भी उनके पास फेरोमोन्स होंगे, और अगर उनके पास फेरोमोन्स भी हुए हैं तो उनमें कोई मेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसमें कोई पहचानने वाले कोई। और अगर किसी बीटा के पास फेरोमोन्स होता है तो उसे कोई अलग जेंडर के से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कोई सेंट ही नहीं। मैं उन सभी बीटर्स में से अलग हूँ जिसके पास एक काफ़ी ही अलग फेरोमोन्स है। क्लैन डिफ्रेंशिएशन के बाद से मैं बाकी सभी बीटास में से काफ़ी अलग हूँ, जिसके पास क्लैन डिफ्रेंशिएशन के बाद कुछ अलग तरह का फेरोमोन्स है। और वैसे भी मेरा फेरोमोन्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस फेरोमोन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा धन दिया है। जब मैं 14 साल का था तब मैंने अपने फेरोमोन्स को यूज़ करके अपने आसपास में गोल्ड के बारे में पता लगाया था, ज़मीन से खोद कर गोल्ड निकाला था। और मेरे फेरोमोन्स वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं और यह बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, जिसके वजह से मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और वेल्दी असेसिन बना हूँ और इन 10 सालों में अपने आप को सरवाइव कर सका हूँ। तो इन 10 सालों में अपने आप को छुपा के अच्छे से जी सका हूँ, तो इसके बारे में किसी को मैं नहीं बताऊँगा। तो यहीं पे गाइस ये चैप्टर की एंड होती है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइस, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने अपने आप को इसमें 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का चैलेंज दिया है। और जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वीडियोस रेगुलर आएगी और हर एक दिन एक नया चैप्टर लेके आएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्टिंग, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक विला दिखाया जाता है, जिसे जिंग देख के उसके अंदर चला जाता है और वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक टेबल दिखता है जो अजीब दिख रहा होता है, तो सीधा वहाँ उसे देख के उसके पास जाता है और उसे ध्यान से उसमें देखने लगता है कि कुछ इसमें अलग तो नहीं है। वहाँ कुछ उसे ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे टेबल के नीचे एक स्विच दिखता है जो ढूंढ रहा होता है, और जैसे उसका हाथ बढ़ा तो उस स्विच से एक फ्लोर पे एक तहखाना खुल जाता है। उसे देखने के लिए जिंग वहाँ से निकल जाता है। उस तहखाने को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे काफ़ी सारे गर्ल्स को रखा गया हो। तभी वह सोचता है कि शिट, जाओशन ने यहाँ से सारे के सारे बंदूकें हटा दी है। तभी वह खिड़की से बाहर की ओर देखता है और सोचता है कि जब मैं बेहोश था तब वह सिर्फ मुझे यहाँ से लेके नहीं गया, बल्कि तब वह यहाँ से बंदूकें वगैरह भी लेके गया, और यहाँ पे वह
एक विला खरीद रखा था जिसमें वह काफ़ी टाइम से रह रहा था। उसे सच में मुझसे ऐसा क्या चाहिए कि वह इतनी तगड़ी प्लानिंग करके आया है यहाँ पे। पर वह उसके दिमाग में एकदम से फ्लो होता है, क्या वह यहाँ मेरे पेरेंट्स के सीक्रेट की वजह से आया है। तभी वह उस विला से भागने के लिए जैसे ही सीढ़ियों के से छत पे जाता है तो वहाँ पे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उस विला के आसपास में जितने भी छतवर थे उन सभी के हर एक कोने पर असरसिस भरे पड़े थे, इतने कि जितने गिनना मुश्किल हो। तभी ज़ेंग सोचता है कि यह सब छत पर क्या कर रहे हैं। तभी उधर से एक असरसिन आवाज़ लगाता है, ओह नो, ये तो किलर ज़ेंग है। ज़ेंग उसे देखने के लिए पीछे जैसे ही मुड़ता है वैसे ही वह असरसिन एकदम से ज़ेंग के ऊपर छलांग लगा देता है और छलांग लगाते हुए कहता है कि ज़ेंग को तो सिर्फ मैं ही लेकर जाऊंगा, तुम सब अपना कुछ और देख लो। वह असरसिन सिर्फ छलांग ही लगाता है, वरना तो ज़ेंग ने उसे ना ही सिर्फ हमले से बचा बल्कि उसके गर्दन पे चाकू भी रख लिया। तभी वह असरसिन कहता है कि मेरा नाम रेंजुओ है और मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ, मैं आपको बड़े लंबे टाइम से पसंद करता हूँ। और तभी वह कहता है कि यहाँ पे एक और जना जो पीछे है वह मेरा ट्विन ब्रदर है रेन्यू। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है लेकिन मैं उससे ज़्यादा क्यूट हूँ, आप उसे देख के कंफ्यूज मत होना। जभी वह एकदम से कहता है कि जब मुझे पता चला कि आप एकदम रिटायर हो गए हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे आपसे एक बार भी मिलने का मौका नहीं मिला। और तभी वह कहता है कि आप चाहो तो मुझे यहीं पर मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आपका नंबर 1 फैन जो हूँ। तभी ज़ेंग उसको चुप कराता है और उसके ट्विन ब्रदर से पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और तुम सबको क्या चाहिए। तभी रेन्यू सिटी की तरफ अपनी बंदूकें करके कहता है कि हमारा गैंग ज्वाइन कर लो, वरना इस शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। तभी ज़ेंग सोचता है कि जहाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इन लोगों ने पूरे शहर को ही मेरे से बात मनवाने के लिए बार्गेनिंग चिप बना लिया है, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तभी ज़ेंग गुस्से में रेंजुओ का चाकू सीधा छत के गुस्से में छत के फ्लोर पे मारता है और वह कहता है कि अगर तुमने शहर वालों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे भाई को यहाँ ख़त्म कर दूँगा। और तभी उधर से रेंजुओ कहता है, कहीं नहीं ज़ेंग, आप मुझे मार दो। और तभी उधर से रेन्यू कहता है, इस गधे को मार ही दो, वैसे भी यह वही चाहता है। वह ऐसा बात कर ही रहा होता है तो उसे एकदम से अजीब सा लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो रेंजुओ कहता है कि ज़ेंग, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इन सबको यहीं पर रोकते हैं। तभी रेंजुओ कहता है, आप यहाँ से इस बिल्डिंग से छलांग लगा के मेरे भाई को मारना तो नहीं चाहते हो? नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मुझे यहीं पे ही मार दो क्योंकि मैं आपके काफ़ी पास हूँ, तो ये ज़्यादा। और रेन्यू भी सोचता है कि उस छत से यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, ज़ेंग वहाँ से यहाँ तक छलांग नहीं लगा पाएगा, कोई चांस ही नहीं है छलांग लगाने का। तभी ज़ेंग एकदम से रेंजुओ को छोड़ता है और दौड़ने लगता है और एकदम से जैसे ही वह छलांग लगाने के लिए छत के ऊपर से दौड़ कूदता है तभी उसको पीछे से एक काफ़ी मजबूत हाथ खींच लेता है। तभी ज़ेंग के हाथ से चाकू भी छूट के नीचे गिर जाता है। ज़ेंग एकदम से पीछे गुस्से में देखता है और वह देखता है कि यह और कोई नहीं बल्कि जाओशिन ही होता है। जाओशिन उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं कूद सकते, यह बहुत ही पागलपंती है और यह काफ़ी खतरनाक भी है। तुमने देखा नहीं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग का छत कितना दूर है, तुम कैसे कूद सकते हो यहाँ से। तभी ज़ेंग एकदम से जाओशिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपने आदमियों को कहो कि वह यहाँ से आराम से चले जाए और शहर वालों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। तभी जाओशिन कहता है, मैं तो ये कह दूँगा, वैसे भी मुझे इसका कोई मन नहीं है, ये आपके ऊपर है कि मैं इन सबको जाने के लिए कहूँ या नहीं, ये चॉइस ब्रदर वन
आपको इसमें चूज़ करना है कि खुद को नुकसान पहुंचाना है या इस पूरे शहर को नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए अगले बार इस बिल्डिंग से तो छलांग लगाने की सोचना भी नहीं और इस तरह की कोई हरकत के बारे में भी नहीं सोचना। तभी ज़ेंग को समझ में आता है इस बार वह इस सिचुएशन से निकलना काफ़ी मुश्किल है कि मेरी फ़िज़िकल कंडीशन भी काफ़ी हद तक सही नहीं है और यहाँ पे मेरा जीतने का भी कोई चांस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई एक अलग से सॉल्यूशन निकालना पड़े जिससे मैं शहर को भी बचा लूँ और मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ। तभी वह एक लंबी सांस लेते हुए जाओशन को अपने से अलग करता है और तभी वह कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तब तक आराम से तुम्हारी बातें मानूंगा जब तक तुम इस शहर के लोगों को परेशान नहीं करोगे। तभी यह सुन के जाओशन खुश हो जाता है और फिर वह सभी को ऑर्डर दे देता है कि यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि यहाँ के लोगों को भूलना नहीं, क्या पता फिर कभी यहाँ पे आना पड़े ब्रदर वैन के चक्कर में, ब्रदर वैन को ढूंढने के लिए। तभी वह सब यहाँ से ओके बॉस कह के वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। तभी रेंजो यहाँ से भागते हुए जाते हुए कहता है कि ब्रदर भाई मेरे लिए भी रुको, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। इधर ज़ेंग विला के अंदर चलने जाता है। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओशन ने सारे असेसिन्स को जाने के लिए कह दिया होता है, तो वो सब जाने लगते हैं और इधर ज़ेंग भी जाने लगता है। तो जाओशन उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता है और ज़ेंग जैसे पीछे मिलता है जाओशन उसे किस करने लग जाता है। ज़ेंग को किस करने के बाद जाओशन अपने जीव को बाहर निकालते हुए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी वह ज़ेंग को कहता है कि ये अपने मेरे जीभ को कुछ ज़्यादा ही तेज़ काट लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ज़ेंग उसे कुछ नहीं कहता है, वह ये सुन के शॉक हो जाता है और उसे देखते ही रहता है। और तभी फिर जाओशन एकदम से कहता है ज़ेंग इससे पहले आपने किसी का कष्ट तो नहीं किया है ना, और कोई बात नहीं, अगर किया है तो मैं उसे मार दूँगा। तभी इतने में ज़ेंग उससे गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से चले जाओ, और इससे पहले और मुझे तुम्हें मारने के लिए तो बिल्कुल मत उकसाओ, वरना मैं मारने आया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम वो 10 साल के पहले पिराने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तभी इतने में जाओशन कहता है मैंने 10 साल तक लगातार इतनी कड़ी मेहनत की है, तो रुकने का क्या मतलब। तभी जाओशन कहता है मैंने इन 10 सालों में इतनी कड़ी मेहनत की है सिर्फ आपको ढूंढने के लिए, तो अब रुकने का में कोई मतलब नहीं बनता है। तभी वह ज़ेंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और कहता है कि भले ही यह इन सभी लोगों को ढूंढ के मारना हो, के बदला लेना हो या आपको ढूंढना हो, मैंने इन सब में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है और इन 10 सालों में मैंने आपको ढूंढना भी कम नहीं किया है। भले उन बुरे लोगों को मैंने बीच में मारना छोड़ दिया हो, तो आपको ना इसके लिए मुझे मेरी तारीफ़ करनी चाहिए कि मैं आपको लगातार इन 10 सालों में ढूंढता ही रहा हूँ। तभी जाओशन ज़ेंग के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे ज़ेंग अभी भी घूर ही रहा होता है और सोच जाता है ये पागल सच में करना क्या चाहता है। तभी जाओशन अपना हाथ ज़ेंग के पीछे दीवार पे मार रखता है और तभी वह कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, और वैसे भी आपको नहीं पता कि मैं हमेशा से सिर्फ आपको ढूंढना नहीं चाहता था, बल्कि मैं आपको ढूंढने से ज़्यादा कुछ और भी चाहता था आपसे, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। मैं आपके साथ बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ और जिसे आप और मैं दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ सकता।
इस रिलेशनशिप को। ये सुन के जिंग एकदम से चौंक जाता है और वह यह सुनते ही कहता है, एकदम से कहता है, तो पगलिया गया है क्या? और वह एकदम से चिल्ला के कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप मैं नहीं मानूंगा। यह बात सुन के जाओशन 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और फिर एकदम से बोलता है, और तभी कहता है जाओशन कि मुझे पता है कि ब्रदर जिंग अपने मर्ज़ी से मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्यों न पहले जिंग के बॉडी से स्टार्ट किया जाए, क्या पता कहीं जिंग की बॉडी मुझे एक्सेप्ट कर ले। ये कहते हुए वह अपना हाथ जिंग के पास ले जाता है। उतने में जिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और रोक देता है। यह देख के जाओशन थोड़ा सा उदास होता है और फिर एकदम से छोटे स्मार्ट के साथ कहता है, क्या ऐसा लगता है कि जिंग हमारी अभी की सिचुएशन को यहाँ पर भूल गया है कि सारे पत्ते किसके हाथ में हैं? तो जिंग उसके हाथों को छोड़ देता है। जाओशन फिर उसे टच करने को, उसके चेहरे को टच करने के लिए ट्राई करने लग जाता है। तभी इतने में जिंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि छत पर हम सब अभी छत पे हैं, तो ये बात तो बुरे नहीं होना। तभी जाओशन कहता है, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि जिंग ने एक आदमी को यहाँ छुपा रखा है? तभी एकदम से वह जिंग से पूछता है कि जिंग आपका ग्लैंड किधर है? तभी वह कहता है कि नॉर्मली जो बीटल्स होते हैं उनके ग्लैंड हमेशा एक जगह पे नहीं होते हैं, कहीं अलग जगह ही होते हैं, जैसे कि मुंह में। तभी जिंग जाओशन को अपने हाथों से चाटा मारते हुए दूर कहते हैं, तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते हो? क्या तुम उसे ढूंढने के बाद मुझे मार कर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ कि तुम यूँ आराम से मार कर दो मुझे। तभी वह कहता है कि आप भूल गए कि मेरा जो ब्लड है वो काफ़ी स्पेशल ब्लड है। और तभी वह कहता है कि मेरे ब्लड में इतना ज़्यादा स्पेशलिटी है कि मैं अपन यहाँ के जितने लोग हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन सभी को अपने ब्लड की वजह से सप्रेस करके मार सकता हूँ। लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी मार कर नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मार करना चाहता हूँ। और तभी वह कहता है कि बीटल्स नॉर्मली मार कर नहीं सकते, लेकिन आप मेरे स्पेशल ब्लड की वजह से मार हो सकते हो। ये कितना एक्साइटिंग है ना कि इस चक्कर में आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। तभी इतने में जिंग बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है और एकदम से कहता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मेरे क्लाइंट के कुछ होने का सोचना भी नहीं, समझे? तभी वह कहता है, तुम आपके नेक के राइट साइड में वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका ग्लैंड हो सकता है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्रेगरेंस भी आ रहा है। तभी वह कहता है, जिंग सोचता है कि ये इतनी आसानी से कैसे सेंट को स्मेल कर लेता है, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे मार्क नहीं करने दूँगा। वैसे भी मेरे फेरोमोन्स मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे तो मैं चेंज कभी नहीं होने दूँगा। तभी जाओशन एकदम से उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अपने बॉडी से भी ज़्यादा तुम्हें अपने ग्लैंड की चिंता है, क्या तुम्हारे ग्लैंड का कोई सीक्रेट है जो तुम मुझे से छुपा रहे हो? और कहता है, या फिर इसलिए डर रहे हो कि अगर आप मेरे साथ कहे तो फ्यूचर में आप मेरे से मार्क हो जाओगे और एक नॉर्मल ओमेगा की तरह बिहेव करोगे, इसलिए डर लग रहा है? तभी वह एकदम से कहता है, ओके कोई नहीं, मैं आपके ग्लैंड को टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको टच कर सकता हूँ। तो जिंग कहता है, ये तुम्हारे ऊपर है, वैसे भी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं बची है, वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पे मार के निकल जाता। इतने में जाओशन कहता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं सच में आपकी बातें मानना चाहता था, सुनना भी चाहता था, लेकिन इस बार आप वहाँ से भाग आए, तो इसलिए मैं इस बार आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और ना ही मानूंगा। और तभी वह एकदम से जिंग के ग्लैंड को बाइट कर लेता है
उस समय जिंक को बॉडी में एक बहुत ही तेज़ करंट फील होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो हमें जैसा कि पता है पिछले चैप्टर में जाओशिन ने जिंग को उसके बिना परमिशन के मार करने के लिए बाइट कर लिया होता है, जिसके चक्कर में जिंग के जो फेरोमोन्स हैं वो एक अलग तरह का बैरियर बना लेते हैं। डिफेंसिव मोड में जाके एक डिफेंसिव बैरियर बना लेते हैं। जब इस पर जाओशिन के फेरोमोन्स इंजेक्ट होते हैं तो एकदम से वो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, जिसके चक्कर में जिंग को एक काफ़ी तेज करंट फील होता है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। यह सब देख के जाओशिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह जाओशिन जिंग को बेहोश देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह एकदम से जिंग से पूछता है क्या हुआ जिंग, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर उसे वह उठा कर ले जाने लगता है और कहता है, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं जिंग को मार क्यों नहीं कर पाया। और थोड़े से ही फेरोमोन्स मिले जिंग के बॉडी में इंजेक्ट किया, उसी में जिंग की बॉडी इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो जाओशिन जिंग को अपने विला में वापस लेके आ जाता है और वहाँ पे जाके वह जिंग को पहले रेस्ट करवाते हैं और फिर वो रेन्यू को वहाँ बुलाता है और कहता है कि रेन्यू, तुम्हें तो फेरोमोन्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, तो तुम मुझे बताओ जिंग के साथ ऐसा क्यों हुआ। और कहता है कि तुम्हें पता है जिंग के साथ क्या हुआ है। तो उधर से रेन्यू कहता है, हाँ मुझे पता है। नॉर्मली जो बीटास होते हैं उनके ग्लैंड फीचर्स या फिर उसके पास फेरोमोन्स ग्लैंड फीचर्स या फेरोमोन्स नहीं होते हैं, लेकिन जिंक उन सभी में से थोड़ा अलग है। जो कि जिंक उन सभी में से अलग है। कुछ बीटास में आते हैं जिनके पास ग्लैंड और फेरोमोन्स है। तो इसमें यह हो सकता है कि जिंक की बॉडी में एक डिफेंस मोड में जाके एक बैरियर बना लिया हो जो बाहर की किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकता हो। इस चक्कर में तभी रेन्यू नोटिस करता है कि जाओशिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। तभी वह बचने के लिए कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बीटा के पास जो अल्फास के कंपैरिजन में फेरोमोन्स काफ़ी कम होते हैं और प्लस आपकी फैमिली में एक स्पेशल जेनेटिक ब्लड है जो किसी भी जेंडर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप जिंक के फेरोमोन्स के डिफेंस बैरियर को भी बाद में तोड़ देंगे। बस ये कि शुरुआती में जिंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी जाओशिन कहता है, कुछ भी चलेगा जब तक जिंक को कुछ ना हो। तभी जाओशिन जिंक के गर्दन पे हाथ डालते हुए कहता है कि ठीक है, जब तक मैं वेट करूँगा जब तक जिंक के बॉडी का जो डिफेंस बैरियर है वो मैं अपने कंटिन्यूस फेरोमोन्स के रिलीज़ की वजह से तोड़ ना दूँ और जब तक उधर जिंक हीट में नहीं जाते, क्योंकि तब मार करना ज़्यादा इजी होगा। यह सुन के दोनों रेन्यू और रेंजुओ दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। तभी उसमें से रेंजुओ कहता है, जिंक को सिर्फ बहुत सी क्यों मार कर सकते हैं, मैं भी मार करना चाहता हूँ। तभी बीच में रेन्यू उस रेंजुओ के मुंह को बंद कर देता है। तभी रेन्यू पूछता है और कहता है जाओशिन से, जाओशिन क्या तुम्हें पता है, तुम श्योर हो कि तुम ये सब करना चाहते हो, जो कि हम सब जानते हैं कि जिंक तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो जिंक तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम हेट करेंगे और या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मार भी सकते हैं। तभी बीच में जाओशिन कहता है, मुझे पता है, और अगर जिंक मुझे मारना भी चाहे, कितना भी मारना चाहे, लेकिन वह मुझे नहीं मार। और वैसे भी ये मुझे जितना ज़्यादा हेट करते हैं उसके मुकाबले में मैं इन सबसे ज़्यादा डरता हूँ कि ये मुझे छोड़ के ना चले जाए।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिन को होश आता है तो उसे अपने सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। वह उठता है और अपने आसपास में इधर उधर देखने लगता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वह फिर से जॉशन के रूम में के घर में आ गया है। अपने क्लाइंट में थोड़ा दर्द फील होता है तो उसे छूते हुए सोचता है कि कुछ समय पहले जॉशन मेरे अंदर फेरोमोन्स रिलीज़ कर इंजेक्ट कर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और मैं वहीं पे एकदम से बेहोश हो जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा फेरोमोन्स एक डिफेंसिव मोड में चला गया है और बाहर की चीज़ों को रिजेक्ट करने लग गया है। तभी वह अपना मन बना लेता है और कहता है कि अब मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने फेरोमोन्स को बचाऊं और यहाँ से जल्दी निकलूं, वरना मेरे फेरोमोन्स ज़्यादा समय तक डिफेंसिव मोड में नहीं रह पाएंगे और ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वह उठ के रूम से बाहर जाता है और बाहर देखता है कि रन्यू खड़ा होता है। वह सोचता है कि ये ट्विन ब्रदर है, ये रन्यू है या रंजू है। और तभी वह सोचता है कि यह इस गैंग में जॉशन के बाद दूसरा यही है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे अभी भिड़ना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होगी, वरना मैं इसे अभी यहीं पे मार के यहाँ से निकल जाता। वह जैसे ही उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है तो रेन्यू कहता है कि मुझे तुम्हारे फेरोमोन्स रिजेक्शन के बारे में कुछ बताना है। तो जिन कहता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। और वो कहता है कि जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन असली में करता क्या है। रेन्यू इतने में चुप हो जाता है और फिर सोचने लग जाता है और तभी एकदम से वो अपना हाथ ऊपर करके अपने हाथों पर का जो निशान है वह दिखाने लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प निशान है। इसे देखकर जिन एकदम से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। क्योंकि जब 10 साल पहले जेंग यहाँ असेसिन करियर से रिटायर हुआ था तो वहाँ से उसने अपने सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और वहाँ पे अपने आप को नहीं रखा, वहाँ पे अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। लेकिन वो डार्क वेब पे इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूरी रखता था टाइम टू टाइम। अभी उसे वहाँ पे पता चला था कि बर्नेट नाम का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और डार्क वेब पे वह उन सभी को ढूंढ रहा होता है, जैसे जिन सभी जो जॉशन को मारने आए थे। तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करता था, लेकिन उनके नाम पे बाउंटीज प्राइज बकेट लिस्ट जारी कर देता था, जिसकी वजह से सभी डार्क वेब के लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। और तभी पीछे में से पता चला कि एक बर्नेट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तेज़ी से काफ़ी जितने भी पुराने फोर्सेस हैं, जितने क्रिमिनल्स उन सभी को अपने अंदर लिए जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है। मेरे लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार डार्क वेब पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। तभी रेन्यू कहता है कि जिंग चलो मैं तुम्हें हॉल में ले चलता हूँ जहाँ पे जॉसन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो रेन्यू उसे हॉल की तरफ लेके जाने लगता है। वहाँ पे जिंग जाके जॉसन को एक जने को गोली मारते हुए देख लेता है। तभी रेन्यू कहता है कि हम फिलहाल अभी अपने गैंग में जो ट्रेटर्स हैं, धोखेबाज हैं, जो धोखा दे रहे हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है, उन्हें ढूंढ के ख़त्म किया जा रहा है। तभी वह यह देख के सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो एक बर्नेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर ये छोटा बच्चा जॉशन हो सकता है, जिसे मैंने 10 साल पहले बचाया था। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।
हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन लेके। पिछले चैप्टर में था कि जिंग ने जाओशन को किसी को गोली मारते हुए देख लेता है और चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो जिंग के सामने जाओशन ने किसी को मार दिया होता है, गोली मार दिया होता है। तो उसे देखकर जिंग सोच रहा होता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेज़ी से फैल रहा है और जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ये जोशिन हो सकता है, जिसे मैंने काफ़ी साल पहले बचाया था। जिंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जोशिन की नज़र जिंग पर पड़ता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा शौक में देख रहा होता है। तभी जोशिन कहता है, जिंग, आपका स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। यह सुनते ही वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। और वह जाते समय यह अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है कि अगर इसके सामने कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता, मैं आराम से ज्वाइन कर लेता, लेकिन यह बॉर्नेट है। बॉर्नेट कोई एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर मैं बॉर्नेट ज्वाइन करता हूँ और इससे अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता हूँ, तो यह बिल्कुल आग से आग को मारने के बराबर होगा। यानी मैं दोनों तरफ से खतरे में रहूँगा, दोनों तरफ से मेरा नुकसान है, इसमें कहीं पे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ग्रुप को तो मैं गलती से भी ज्वाइन करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। जिंग अभी भी इस बात से शौक था कि इस गैंग का लीडर जाओशिन है। तभी वह सोचता है कैसे जाओशिन इस काम के लाइन में आया कैसे, और जाओशिन को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसने बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है उसके लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है और ये सिचुएशन बिल्कुल मेरे सोच से बाहर है। वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी को पीछे से कोई हाथ आके उसे एकदम से झटके से खींचता है और एकदम से अपने तरफ घुमाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। एकदम से देखता है और चिल्लाता है कि मुझे छोड़ो। तभी जाओशिन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो कहता है, जिंग, इसमें क्या गलत है? आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में आना नहीं चाहते हैं और मुझे ऐसा लीडर भी नहीं देखना चाहते हैं? क्यों मैं एक बेकार लीडर हूँ क्या? आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, और यह बिल्कुल वायलेंस को वायलेंस की तरह ख़त्म करना, यानी कि आग को आग की तरह और लोहे को लोहे की तरह ख़त्म करने जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग है। तो आप क्यों नहीं इसे ज्वाइन करना चाहते हैं? तभी इतने पे जिंग कहता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। तुम्हें इस बिज़नेस में कौन लेके आया है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो इतने में जाओशिन कहता है कि मुझे इस लाइन में कोई लेके नहीं आया है, ये मेरा खुद का चॉइस है। और वैसे भी अगर मैं इस लाइन में नहीं आता तो मैं अपने फादर के किलर से अपना बदला कैसे लेता, जिसने मेरे फादर को मारने के लिए भेजा था। और वैसे भी अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होता, इस लाइन में नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि आप एक उस छोटे से शहर में एक रिटायर लाइफ जी रहे हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर कैसे लेके आता? और वैसे भी मेरा अभी एक दूसरा गोल है आपको यहाँ लाने के अलावा भी, जो कि उन सभी लोगों को मारना है और कल्फा ग्रुप के लोगों को भी मारना है, जिसकी वजह से ये सारे कांड हुए हैं। और वैसे भी आपको पता क्लिफ क्लिंटन के बारे में पता होगा, जो कल्फा ग्रुप का फाउंडर लगता है मुझे। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिंग यह सब जिंग सुन के अपने मन में सोचता है, मुझे पता है जोशिन बदला लेना चाहता है और ये क्या कह रहा है, ये भी मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। काफ़ी साल पहले मैं डार्क वेब पे क्लिफ क्लिंटन्स को ढूंढ रहा हूँ। क्लिफ क्लिंटन जोशिन फैमिली का पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था, और वैसे भी उसे ढूंढने से हमें पता चल सकता है अब बाकी सब फाउंडर्स के बारे में, और हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं फिर। लेकिन तभी वह एकदम से जोशिन को कहता है,
तभी वह जॉशन से एकदम से कहता है, जॉशन, क्लिफ क्लिंटन को पकड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। वैसे भी जब कल्फा ग्रुप को जब ख़त्म हुआ था तो वो काफ़ी सालों तक वह अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपा के रख रखा था। इन सब को करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आई एम श्योर कि उसके पीछे काफ़ी बड़ा फोर्स है। तो इतने में जॉशन कहता है, आपको पता है कि उसके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है, तो क्या आप भी उसको ढूंढ रहे हैं कि मेरा बदला लेने में मदद कर सके? तभी इतने में जिंग कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पिछले बार मुझे ये काम मिला था तो मैं ये अपना काम पूरा नहीं कर पाया था, तो इसे मैं किसी भी तरह रिटायर होकर भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि जॉशन, तुम्हें पता चल चुका है कि इस केस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस पे करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे यहाँ से जाने दो ताकि मैं इस पे काम कर सकूँ। तो इतने में जॉशन कहता है कि तो ये तुम्हारे लिए कहना काफ़ी इजी है, जबकि मुझे पता है कि आपका फ़िज़िकल स्टेट कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। मैंने आपको किडनैप करके यहाँ लाया हूँ और मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि चीज़ों को अपने ढंग से हैंडल करेंगे, हैं? और तभी वो कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे इसमें आप भी नहीं रोक सकते। इसमें तो मैं अकेला काम करूँगा और क्लिफ क्लिंटन को भी पकड़ूँगा। तभी इतने में जेंग सोचता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें इस तरह की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। और तभी वह सोचता है कि 10 साल पहले जब मैंने जॉशन को बचाया था, जो गोली से लगने वाली थी, उस गोली को जब मैंने रोका था तो तभी मेरी फ़िज़िकल स्टेट तभी से मेरी बिगड़ गई, तभी से मेरी शार्पनेस और मेरी स्पीड में उतना पहले जैसी बात नहीं रही। सोचता है कि ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ़िज़िकल स्टेट सही नहीं है, तो ये सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तभी इतने में जॉशन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जेंग, आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप मुझे अपने हार्ट से नहीं निकाल सकते? आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि अगर मैं इस लाइन में आया तो मेरी सेफ्टी पे खतरा आ सकता है। तभी जिंग कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, यह तुम्हारी खुद की चॉइस है इस लाइन में आना। वैसे भी यह कहते हुए जिंग उसे अपने से दूर करता है और कहता है, फिर जॉशन कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जिंग मेरे लिए परेशान नहीं है। घूमता है और जॉशन कहता है, जो कि आपको मेरे जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप मेरे रिवेंज में, मेरे बदले में कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। वैसे भी मैं थक गया हूँ जिंग, क्या आप सोना चाहेंगे? और तभी वो जिंग की तरफ घूम के कहता है, अगर अभी आपको नहीं सोना है तो आप इस मेंशन में इधर उधर घूम सकते हैं। और वह एकदम से नोटिस करता है कि जिंग वहाँ से गायब हो चुका है, एकदम छूमंतर सा। तभी जॉशन कहता है कि जिंग फिर से भाग गए यहाँ से। जिंग, आप ये सब मैनेज करते कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई नहीं, जितने बार भी आप यहाँ से भागोगे मैं उतने बार आपको यहाँ पकड़ लाऊंगा। तभी उधर से रेनबो आता है और कहता है कि जॉशन, जिंग ने फर्स्ट फ्लोर के विंडो से नीचे छलांग लगा दी है, कूद के यहाँ से भाग गए हैं। और तभी वह कहता है कि वह जिंग अच्छे से जानता है कि हम शहर के लोगों को कुछ नहीं करने वाले हैं शायद, इसीलिए वह यहाँ से भाग गया है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी जॉशन इतने में कहता है कि जिंग की बॉडी सही कंडीशन में नहीं है, वो यहाँ से ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं भाग सकते। शायद वो यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि सोचने के लिए कुछ टाइम ले रहे हैं, वो भी अकेले में। और वैसे भी जिंग जानते हैं कि इन लोगों को बार्गेन चिप बनाना
मकसद नहीं था। और वैसे भी थोड़ा वेट करके देखते हैं जिंग आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मेरे पास और काफ़ी सारे चिप पड़े हैं जिंग को यहाँ वापस लाने के लिए, क्योंकि मैं जिंग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि जिंग मेरी लाइफ है। वैसे भी बॉर्नेट का लीडर होने के नाते जितने लोग मुझे पहले मारने वाले थे उससे 100 गुना ज़्यादा लोग मुझे अब मारना चाहते हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में जिंग मुझे अकेला छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। वह मुझे फिर से 10 साल बाद पहले की तरह छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और तभी वह एकदम से छोटे स्मार्ट के साथ कहता है, इसके अलावा जिंग जा भी कहाँ सकते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिंग को कहीं से भी पकड़ ढूंढ सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको फर्दर चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे वीडियो और जल्दी आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।